हेलो। तो आज जो है हम लोग मैराथन सीरीज ही है ये, ठीक है। क्लास 11th के लिए, क्लास 11th के हम कुछ 3 चैप्टर्स इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। 3 चैप्टर्स में वो चैप्टर्स होंगे, शुरू के चैप्टर्स हैं, सेट्स हो गए, दूसरा चैप्टर हो गया रिलेशन एंड फंक्शंस हो गए, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो गया। इन तीनों चैप्टर्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस कंसेप्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, वो सभी करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है और पहला चैप्टर हम लोग उठा रहे हैं, चैप्टर 1 सेट्स, ठीक है। इसके लगभग सभी कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग कवर कर लेंगे बहुत तेजी से, मतलब बहुत कम समय में पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, या नहीं भी होगी तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, 1-2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। तो समझिए, देखिए चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स क्या होते हैं तो आपको डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब आपको कलेक्शन कर लेना है, लेकिन कलेक्शन जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सेट है। आप देख सकते हैं 3 का मल्टीपल है ये, और 4 मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी से ये पूछते हैं कि आपको फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, मतलब हिंदी में बोलना चाहें तो गुणज बोल सकते हैं, 3 के क्या होते हैं, प्राकृतिक, नेचुरल, इंटीजर, मल्टीपल्स क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो सब वही बताएंगे, एक ही बात कि 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, सबकी बात एक ही होगी। तो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। तो सेट्स को जो लिखने का तरीका होता है, ये जो फॉर्म लिख रहे हैं हम लोग, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म है, मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग, करली ब्रैकेट, और उसी में एलिमेंट्स को सेपरेट करके, कामा से सेपरेट करके अलग अलग लिख देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, मतलब इस तरह लग रहा है कि किसी सेट को हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं कुछ सेट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन है ये, लेकिन हम आपको ये दोनों टाइप समझा रहे हैं कि सेट दो तरह के होते, दो तरह से लिख सकते हैं आप। एक होता है रोस्टर फॉर्म जो यहाँ लिखा है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म जो ऐसे लिखा। सेट बिल्डर का मतलब उसमें बहुत कुछ लिखा होगा कि ऐसे ऐसे होगा वो, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में आपको सीधे कॉमा लगा के ऐसे दिखा देना है, ठीक है। अब समझिए धीरे धीरे और आगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ये 3 क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए, ठीक है। ए इक्वल टू लिखना चाहिए था यहाँ पे, चलिए ए इक्वल टू होगा, ठीक है। बी इक्वल टू होगा, सी इक्वल टू होगा। तो ए कैपिटल लेटर में लिखा गया, ये एक सेट है। अंदर चलिए, यहां पर लिखा है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, लगाना है आपको। यहाँ पे लिखा है एक्स, एक्स क्या है, और एक्स यहाँ पे जो ये जो ऐसे लगा है, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट, इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट। सच दैट का मतलब इस प्रकार, ठीक है। मतलब यक्स जो हमारा ए जो है वो यक्स है, और वो यक्स कैसे है, सच दैट, मतलब सच दैट उसी को बोल रहे हैं, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, मतलब एक्स जो है, मतलब यक्स सच दैट, और फिर उसी के बारे में बोल रहे हैं कि यक्स इज एन इंटीजर, मतलब यक्स जो है कुछ और नहीं है, इंटीजर। अब इंटीजर का डिफरेंस हम बताएं आपको तो इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स लिख दीजिए आप, काउंटिंग नंबर्स प्लस माइनस सब में, तो उसी को बोलते हैं इंटीजर। जैसे 0, 1, 2, 3, उधर -1, -2, इधर लिखते जाइए माइनस इनफाइनाइट तक, उधर प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसी को इंटीजर बोला जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यक्स कैसे है, तो यक्स इस तरह है कि एक इंटीजर है, और वो भी बता रहा है यहाँ पे आगे कि -3 और 7 के बीच में है। तो आप -3, देखो इसमें -3 इक्वल नहीं लगा है, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, तो -3 नहीं लेना है उसमें। तो यानी कि -3, 3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया आपका आंसर। यहाँ पर ये हो गया रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब ऐसे लिख दीजिए आप। चलिए नीचे आइए, तो इसमें देखिए, इसमें देखते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए, तो b इक्वल टू
अब इसको पढ़िए, देखिए x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। मतलब x जो है, पहली बात नेचुरल नंबर, ये पहली बात बता दिया। दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि वो 6 से छोटा है, लेस देन 6। तो 6 से छोटा नहीं जानते, नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 से नंबर शुरू करते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो 1 से शुरू कर, 1 2 3 4 5, 6 से छोटा चाहिए, 6 नहीं चाहिए। लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, बस आंसर हो गया ये। तो ऐसे करना है, आप समझ गए होंगे कितना इजी है ये। सी इक्वल टू, तो यक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, यक्स यक्स सच दैट यक्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब यक्स जो है प्राइम नंबर है। विच, प्राइम नंबर पहले बता दिया, प्राइम नंबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स हो, और वो फैक्टर जो है एक 1 होना चाहिए और एंड इट सेल्फ, वो खुद होना चाहिए। तो दो फैक्टर्स होने चाहिए, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होने चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर जो है शुरू करते हैं हम लोग, तो 2 होता है, 3 होता है, 4 नहीं होता। 4 क्योंकि नहीं होता, इसलिए क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या है, मतलब वो किसी से डिवाइड हो जा रहा है, वो उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो 2 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ये तो फोर्थ बच्चे जानते हैं। 5 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो है आएंगे। तो आपको देखना है कि ये 60 किससे डिवाइड हो रहा है, बताइए। इसमें से 2 से डिवाइड होगा क्या, x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 का वो डिवाइजर हो तो 2 होता है, तो 2 लिख लीजिए। 3 होता है, अब 1 नहीं लिखेंगे गलती से भी। 5 हो गया, और कोई जो कर पाए आप बताइए। नहीं समझ में आया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लीजिए। हाँ, तो 2 3 6 0, 2 15, ठीक है, 3 5 15, वही वही होगा, ये तीनों आंसर हो गया। ठीक है, अब इधर आइए। अब देखिए, क्योंकि जो बड़ी चीजें होती हैं उसको छोटा करने में थोड़ा सा ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, अब इसको इसमें बनाना है तो लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होती है लोगों को। ठीक है, हम इसको आराम से बताएंगे आपको समझा के कि कैसे आराम से लिख सकते हैं। देखिए, इसको कोई भी सेट नाम दे दीजिए, आप ए दे दीजिए। ठीक है, इसको कोई भी सेट नाम दे दीजिए आप ए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कर्ली ब्रैकेट ऐसे ऐसे जैसे बनाया है वैसे आप बना देंगे। अब यहाँ पे जैसे एक्स लिख रहा है तो आप भी लिख देंगे यहाँ पे एक्स। यहाँ पे जैसे लिख रहा है सच दैट तो लिख देंगे यहाँ पे सच दैट। यहाँ पे लिखा है एक्स तो आप लिख देंगे यहाँ पे एक्स। अब ये भी नेचुरल नंबर ही लग रहा है, तो लिख दीजिए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सीधे बात, भाई नेचुरल नंबर है। इंटीजर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कम ही बोलिए। और उसके बाद एक और आप डेटा उसमें दे दीजिए कि है क्या वो। तो x इक्वल टू लिख दीजिए आप 3n, समझे। 3n लिख दिए हम। 3n क्या है, n जो है n इक्वल टू 1 2 3 4। अब बोलिए अब इससे क्या हम आसान करें आपके लिए। ठीक है, n जो है हमारा 1 2 3 4 है। ठीक है, और n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 4 से 12 हो जाएगा, बस इतना लिख दिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है, यस नेचुरल नंबर है। ठीक है, खत्म हो गया, बस। अब कहेंगे कि सर बस ये इसको मत बताइएगा आप, हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो आप आंसर बता सकते हैं वैसे, तो यक्स सच दैट यक्स, वही लिख दीजिए, इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। आप अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर, तो x इक्वल टू यहाँ पे 2n लिख दीजिए, हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, 2 2 4, 2 3 6, नहीं 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 नहीं, 2 पावर n लिख दीजिए। और यहाँ पे n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू बता दीजिए 1 2 3 4 5 तक जाएगा, 2 की पावर 5 होता है 32 हो जाता है, बस आंसर। या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, n लिख दीजिए यहाँ पे, n जो है 1 से और 5 के बीच में इक्वल, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंबल भी यूज कर लीजिए, हो गया। ये आप समझ गए होंगे। सी लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख देंगे कि यक्स इज सच दैट यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर ही है। यक्स इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का ये स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर ये हो गया, 2 का स्क्वायर ये हो गया, 3 का स्क्वायर ये हो गया, 10 का स्क्वायर है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हमको इतना लग रहा होगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है,
अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं सेट्स के, उनको हम बस मुंह से बता देंगे आपको, समझ जाइए बात। एक होता है नल सेट। नल सेट होता है, नल सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसको बोलते हैं नल सेट। उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना दीजिए बस, कर्ली ब्रैकेट, या ऐसे बस फाइल लिख देते हैं, या तो आप ये लिखिए या बस ये लिखिए। ये लिखने का भी मतलब दोनों इक्वल है, दोनों, समझ में आया बात? ठीक है, थोड़ा सा और समझिए आप, थोड़ा सा और समझिए, हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे आएगा, ठीक है? तो आप देखिए जरा, समझिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको हम समझा दें आपको, सिंबल्स होते हैं कुछ, ठीक है? तो आप समझिए, सिंबल्स कुछ समझिए, जैसे यहाँ पे ये इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग बहुत, ठीक है? तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है? या हम ऐसे कोई सेट लिख दें 1 2 3 4, तो हम पूछ रहे हैं कि चलो बताओ 4 बिलोंग्स टू ए है? तो आप बोलेंगे कि हाँ है ना, उसमें है। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है? बिलोंग्स टू। तो 4 बिलोंग्स टू ए है तो है, लिख दीजिए, है तो लिख दीजिए, खत्म बात, ठीक है? और एक और सिंबल अभी आगे हम लोग चल के जानेंगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। हालांकि अलग अलग बुक में बहुत कुछ है, उसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी बस फिलहाल आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हम लोग। तो 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको सबसेट बोलते हैं। सबसेट का मतलब ये भी सेट होना चाहिए, पहली बात। हम बोल रहे हैं सबसेट, अभी आगे चल के इसके बारे में और बात होगी। हम बोल रहे हैं सबसेट, तो सबसेट का मतलब होता है कि पहली बात तो ये सेट होना चाहिए, और ये सेट इस सेट के अंदर होना चाहिए। समझ में आया बात? तो इसको, ये एलिमेंट है ना 4, तो कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इसका एलिमेंट है, अब इसको सेट बना दिए तो ये इसका सबसेट हो गया। वो समझ में आया बात? अब इसका सबसेट हो गया, ये सिंबल हो गया। और सिंबल हम आपको समझा देते हैं जल्दी जल्दी यहीं पे। ये सिंबल आपको दिखेगा, ये, इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है? इसको बोलेंगे हम लोग यूनियन। यूनियन का मतलब आप ऐसा समझिएगा कि किसी को जोड़ देना है आपको, दो सेट है अगर। अच्छा एक बात और, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, वो एक ही बार काउंट होता है, ये यूनियन बोलते हैं। अगर हम दो सेट ले लें यहाँ पर, ए 1 2 3, ऐसे मान लीजिए 2 ही ले लिए, बी ले लिए हम 2 3, ऐसे ले लिए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि चलो बताओ ये यूनियन बी क्या होगा, तो इन सबको मिला के लिख देंगे 1 2 3, एक को दो बार नहीं लिखना है, ऐसे लिख देंगे हम। तो ये होता है आपका यूनियन। एक और होता है, ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे जब इसको, ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है? तो इंटरसेक्शन सिंबल है ये। इसके लिए हम लोग ओ आर शब्द का इस्तेमाल करें, ओ आर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे यूनियन करना होता है। और इंटरसेक्शन का मतलब अगर एंड लिखा है, इनटू मतलब समझ लीजिए, या इसका सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कॉमन, ठीक है? तो कॉमन एलिमेंट जो होते हैं उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे अब हम ए और बी का इंटरसेक्शन करें, तो कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो इसमें कॉमन क्या है, तो बोलेंगे कि 2 है, तो 2 आंसर हो गया इसका, ठीक है? नल सेट क्या होता है वो हम आपको समझा दिए, ठीक है? सिंगलटन सेट होता है कि इसमें एक ही एलिमेंट हो, फाइनाइट सेट जिसमें काउंट करके लिख सकें, ठीक है? ऐसे सब। चलिए, तो ए यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन समझ गए। अगर आपको ए माइनस बी कहा जाए करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? जैसे यही है, तो आपको बी में वो एलिमेंट देखने हैं जो इसमें कॉमन है। तो कॉमन कौन है? 2, तो 2 बस हटा दीजिए यहाँ से, यानी कि 1 आंसर हो गया, ठीक है? तो जो कॉमन वाला है वही हटाते हैं, ठीक है? ये नहीं कि 3 बच गया उसमें, वो सब नहीं, इससे क्या बचा उससे नहीं मतलब है, इसमें क्या बचा बस वो देखिए। तो एक में से बस इसमें जो कॉमन एलिमेंट है बस वही माइनस करना है, तो ए माइनस बी ये होता है, ठीक है? और क्वेश्चन देखेंगे, चलिए। तो अब जो है ये आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका हेल्प लेके हम लोग खत्म करेंगे इसको, टॉपिक को, ठीक है? तो एक सेट लिखा है ए बी यू, ये सब क्या लिखा हुआ है? ये कोई भी सेट है ए और बी, ये जो यू लिखा है इसका मतलब यूनिवर्सल सेट, हम उसको बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब कोई भी सेट हो सकता है। हम समझा रहे हैं उसका डेफिनेशन, देखिए कोई डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो सेट मौजूद हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट आप तभी बोलेंगे
तभी बोलेंगे जब ये बी इसका सबसेट हो और ए इसका सबसेट हो, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो यू के एलिमेंट हो। ठीक है, देखो 1 3 5 7, 1 3 5 7 है। बी के जितने एलिमेंट है 2 4 6 7 8 9, तो 2 4 जो भी है। मतलब यू जो है बड़ा सेट है, ऐसा सेट है कि अगर आप उसको यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं तो वहां पे और कोई सेट ऐसा नहीं होगा जो उससे बड़ा सेट हो, ऐसा कहने का मतलब ये समझिए, उससे बड़ा सेट मतलब उससे ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर हो, ऐसा नहीं होगा। वेन डायग्राम क्या होता है, तो इसके साथ दोनों को हम रिलेट करके चलते हैं। वेन डायग्राम समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। ये रेक्टेंगल क्या डिनोट करता है, तो ये रेक्टेंगल आप यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है। ये टोटल यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल बना दिए तो यूनिवर्सल सेट हो गया। वेन डायग्राम से जो है बहुत चीजें आसान हो जाती है, आप समझिए वेन डायग्राम को थोड़ा सा आप लीजिए। हाँ, तो उसके बाद ए लिखा है, बी लिखा है, फिर उसके बाद यू लिखा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो एक ऐसे सर्कल बना लीजिए। ठीक है, जो सेट होते हैं उनको सर्कल से दिखाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन भी हो सकता है, तो कॉमन वाले हिस्से को मतलब ऐसे दोनों को इंटरसेक्टिंग करके बना देते हैं हम लोग। तो एक सेट एक को बताएगा, और भी सेट होंगे तो उसी के अंदर सर्कल बना के दिखाया जाता है। तो ये ए है, ये आपका बी है। ये जो बीच वाला हिस्सा है उसमें कॉमन वाले आएंगे। जैसे इसमें कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है क्या इसमें, जैसे इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो कॉमन हो गया ना। तो वो जो कॉमन वाला हिस्सा है वो बीच में आता है। ठीक है, कॉमन वाला हिस्सा जो होता है वो बीच में आता है। लिख दें क्या आप, लिख दें। तो देखिए, तो उसमें जो कॉमन वाला हिस्सा है, जैसे इसमें 1 3 5 7 है, इसमें है 7, तो बीच में 7 है यहाँ पर। ठीक है, और उस पर 1 3 1 3 5, तो 1 3 5 इसके अंदर है, तो लिख देते हैं 1 3 5। और जो बच गया 7 2 2 2 4 6 8 9 ऐसे, तो वो उसके अंदर है। मतलब कुल इसमें 4 एलिमेंट हो गए, इसको लेके पूरा हो गया एलिमेंट। ठीक है, और जो बच गए का मतलब इनके अलावा जो है, जैसे जैसे बच गए, यूनिवर्सल सेट का मतलब ये खुद हो गया ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर वो है, वो खुद ही। तो ये एलिमेंट हो गए, जो बच गए वो आप बाहर लिख दीजिए। जैसे 10 है, 10 बच गए, हो सकता है कुछ और भी बचा हो उसमें, तो उसको बाहर कर देते हैं आप। ठीक है, तो ऐसा है, ये ऐसे दिखाना रहता है। अब ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का मतलब ये जो सभी एलिमेंट है इनको ऐड कर दिया, मिला दिए, और उसमें उसका डैश कर देना। डैश का मतलब होता है कि उस एलिमेंट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। जो टोटल सेट है आपका यूनिवर्सल सेट, उसमें से उसको निकाल दीजिए, टोटल सेट में से उसको निकाल दीजिए। मतलब ये दोनों को मिला के जितना आ रहा है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। तो इसको सबको मिला देंगे तो 1 से 9 तक आएगा, तो इसमें 10 बच गया ना किनारे वाला। मतलब इसको, ये जो डब्बे के अंदर है उसको छोड़ दो बाहर वाला, तो 10 आंसर हो गया डायरेक्ट। समझे बात आप, 10 आंसर हो गया डायरेक्ट। देख लीजिए एक बार, ए यूनियन बी करेंगे तो एलिमेंट हो सकता है कुछ छूट जा। तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 9 इसमें। मतलब यूनियन करेंगे तो यही 1 से 9 तक एलिमेंट आ जाएंगे, 10 बचेगा। तो 10 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बस ऐसे लिख देना है आपको। तो इसका मतलब उसको हटा दीजिए बस। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी का मतलब इसमें कौन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, आप समझिए। जो ए में भी है वो बी में भी है। उसको लिखने का तरीका यही होता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए यूनियन बी अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ए यूनियन बी मान लीजिए सी है, ठीक है, तो जो इसके अंदर यक्स बिलोंग्स टू ए है, तो यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये जो सी के अंदर जो सेट जब जोड़ देंगे हम लोग, या तो वो ए का होगा या तो बी का होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। यही डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, मतलब अगर सिंबॉलिक फॉर्म में। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मान लीजिए तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b भी है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वो होता है मतलब उसका, मतलब जो ये कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है जो a में है, तो वो b में भी होना चाहिए। इसमें a में है या b में हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी को बोलते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में, एंड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोनों में है तो वो कौन है, 7। तो बस 7 को छोड़ देना है तो बाकी आंसर हो जाएगा आपका। तो 7 को छोड़ देंगे तो बाकी आंसर ये लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ये आंसर हो गया आपका। इसको अगर आप दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, मान लीजिए वेन डायग्राम से आपको पूछ दिया जाए, चलिए बताइए।
तो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी वही नहीं चाहिए बस। इसका मतलब ये इधर वाला पूरा टोटल हिस्सा जो है आप रंग देंगे ऐसे, बढ़िया से रंगेंगे, हम तो घटिया रंग रहे हैं, ठीक है? तो बस ये वाला पार्ट जो है नहीं आपको शेड करना होगा, बाकी सब शेडेड रीजन बना दीजिए। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो कॉमन है बी, ए और बी में जो कॉमन है वो ए में से हटाना है, ए में से माइनस कर रहे हैं ना आप। तो ए को देखिए, उसमें जो कॉमन है, कॉमन क्या है? 7 कॉमन है, तो 7 को बस हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा उसमें? 1 3 5 आंसर हो गया। अगर इसमें वेन डायग्राम में अगर आप दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये ए है, ये बी है, तो बी वाले को बस यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? मतलब ये आंसर नहीं है आपका, आपका आंसर गलत लिख दिया हम। ये बी हटा दिए हैं तो बस इधर वाला कॉमन वाला रीजन हटा दिए, तो ये वाला। और ए वाला, ये नहीं कि कुछ भी लिख देते रहेंगे। ए डैश का मतलब ए को छोड़कर बाकी सब। तो 1 5 7 इसको छोड़ दीजिए तो बाकी आंसर हो जाएगा आपका। तो 2 1 5 7 तो छोड़ दीजिए उसको, 1 5 7, ठीक है? ए डैश का मतलब क्या है? 1 3 5 7 इसको छोड़ देंगे, बाकी जितना है सब लिख दीजिए। तो जैसे इसको हटा दीजिए तो 2 4 2 4 6 8 9 और ये 10 सब लिख दीजिए। बी डैश ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ए डैश बी डैश, ए डैश करेंगे। अच्छा एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, इसमें कुछ डिमॉर्गन्स लॉ होता है एक। अच्छा एक बात और समझिए कि अगर कोई किसी का डैश कर रहे हैं तो उसका फिर से डैश करेंगे, अगर आप किसी को उल्टा किए हैं फिर से उसको उल्टा करेंगे तो वो सीधा नहीं हो जाएगा। उसको उल्टा किए हैं फिर उल्टा करेंगे तो सीधा नहीं हो जाएगा वो। तो डैश का फिर से डैश करते हैं तो वही हो जाता है। अच्छा यहाँ पर जो ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है, ये आप समझिए, ये अगर आप ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, तो ये जो दिख रहा है ना आपका, ये घूम जाएगा यहाँ पे, और डैश लगा लीजिए अलग अलग। तो इसका भी आंसर वही आएगा जो इसका आंसर आया था। तो आप ध्यान से समझेंगे तो कोई एक चीज समझ लीजिए। अब इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं क्या, वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से देखिए, इसका प्रूफ देख लीजिए, ये रहा। ए यूनियन बी का डैश का मतलब आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ए यूनियन बी का मतलब दोनों को मिला दिए, और डैश किए का मतलब बाहर वाला बच गया ना, ये वाला रीजन। अंदर वाला तो ए यूनियन बी है, उसको हटा दिए। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसको समझाने के लिए हम क्या करें, ये देखिए, इसके लिए हम देखिए, ए डैश का मतलब क्या है? ए डैश का मतलब हमको ए नहीं चाहिए, तो ए यही तो है। ये नहीं चाहिए का मतलब इधर वाला चाहिए ना, ये चाहिए। बस ए को छोड़ देना, ए वाला गोला छोड़ देना है। बी डैश का मतलब बी नहीं चाहिए, तो बी ये वाला गोला है, इसको छोड़ देना है। अब इसमें जब ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें भी है। अच्छा इसमें ए है लेकिन इसमें तो ए नहीं है, इसमें ये है तो इसमें ये नहीं है। मतलब ये वाला कॉमन नहीं, कॉमन लेना है ना बीच में अब। तो ये ए डैश है, ये बी डैश है, तो कॉमन लेंगे तो ये वाला हिस्सा तो कॉमन नहीं है, कॉमन तो बाहर वाला ही है। तो बाहर वाला का मतलब ए यूनियन बी का डैश। समझ गए बात? चलिए तो ये है आपका वेन डायग्राम। तो आप ये समझिए, तो अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि ये है, तो आप ये बीच में जो है इसको घुमा दीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए और डैश ऐसे। और ये यूनियन लगा है तो बीच में इंटरसेक्शन लगा के डैश लगा लीजिए, ठीक है? तो ये आप फ्रीक्वेंटली यूज कर पाएंगे। चलिए, हमको लगा होगा आपको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्या लिखे हैं हम क्या करना है इसमें? तो इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट्स। तो सबसेट्स फाइंड करने हैं, अगर ये सेट दिए हुए हैं तो क्या होगा? उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए समझिए। सबसेट लिखना है तो आपको सेट लिखना होगा, और इनके एलिमेंट का यूज कर करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है? तो जैसे phi is a set of all set, phi या null set is a set of all null phi is a subset of all set, phi is a subset of all set, हाँ ठीक है।
तो बस फाइव लिख रहे हैं तो ये एक डायरेक्ट सेट, देखिए अभी तक जितने भी सेट हम लोग पढ़े हैं वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं। फाइव एक ऐसा सेट है, अगर इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे तो बस कर्ली ब्रैकेट ही बनाएंगे, उसके अंदर कुछ नहीं। अगर उसके अंदर फाइव लिख दिए तो फाइव एक एलिमेंट हो गया उसका, यहाँ पर फाइव एलिमेंट नहीं है, फाइव बस सबसेट है, ठीक है। तो ये फाइव हो गया, इसको लिख दीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, एक एक एलिमेंट ले लीजिए इसमें, तो वन हो गया, फिर टू हो गया, थ्री हो गया, ये एक एक एलिमेंट ले लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, दो दो एलिमेंट, तो एक और दो ले लीजिए, तो वन और टू को एक साथ ले लीजिए, एक सेट ये बना दिए आप, ठीक है। टू और थ्री को ले लिए तो एक सेट ये बन गया आपका। फिर वन और थ्री को ले लीजिए एक बार, वन और थ्री को ले लिए तो एक सेट ये बन गया। फिर तीनों को ले लीजिए एक साथ, तो वन टू थ्री ऐसे सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर तो ठीक है, कितने सेट आ गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, लेकिन आपको हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे नहीं बताने जा रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट ऑफ ए, सबसेट कितने होंगे इसमें, तो n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पावर m, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सबसेट कितने होंगे, देखिए प्रॉपर सबसेट भी होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये वाला टर्म हम हटा देते हैं, उसी को प्रॉपर मतलब बस ये छोड़ देंगे, अगर ये जितने भी हैं प्रॉपर सबसेट हैं उसके, ये इक्वल हो जा रहा है उसके ना, इस इक्वल वाले को हटा देते हैं वहां पे, मतलब इक्वल वाले को हटा देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब ये सब प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट सब सबसेट है, एक हटा मतलब 2 पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो यहाँ पे देखेंगे आप सीधे सीधे कि 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 into 2 into 2, 2 to 4 to 8, डायरेक्ट आपका यहाँ से आंसर आ जा रहा है। अच्छा, इसको प्रूफ करने का तरीका भी होता है, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से जब हमको सबसेट बनाना होगा तो किसी एलिमेंट को नहीं लेंगे, तो NC0, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि एन m एलिमेंट है, या n लिख लीजिए आप, चलिए n लिखिए, NC0, ठीक। फिर उसके बाद NC0 ले लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब एक एक को ले लेते हैं, ये ना लिए हम लोग एक एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दो दो को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर तीन तीन को सिलेक्ट करते हैं, ऐसे डैश डैश करके लास्ट में ये से। जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें x और y एलिमेंट दो चीजें होती हैं, मतलब ऐसे होता है x प्लस वाई की पावर n, तो हम लोग लिखते हैं NC0, और x के पावर यहाँ पे n होता है, दूसरा वाला बचता ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि उसकी पावर 0 होता है ऐसे। फिर NC1 लिखते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं ये आगे अभी चल के समझाएंगे इसके बारे में भी सब, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम वैसे चलिए, NC1 x के पावर n है तो n से कम कर दीजिए, n माइनस वन, y के पावर 1, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है x और y कहाँ है, तो वहां पर जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब वहां पे 1 1 होगा, वो मतलब x की जगह पे भी 1 लिखा होगा, y की जगह पे भी 1, मतलब 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ऊपर, बाकी सब तो ये कोएफिशिएंट तो सेम है, इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब वहां पे जो होगा 1 प्लस 1 होगा, और पावर जो ये n लिखा है तो n लिख लीजिए, मतलब ऐसे। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 2 के पावर n जो है, इसका प्रूफ भी हम आपको समझा दिए, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरह आप जो है नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा जाए और आपसे ये पूछ दिया जाए कि चलिए बताइए कि तीन तीन एलिमेंट लेकर अगर आप सबसेट बनाएंगे तो वो कितने होंगे, तो टोटल कितने एलिमेंट है आप देख लीजिए 8, तो आप कितने लेने हैं 3, तो 3 ऐसे लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है ना कि जो ऊपर वाला लिखा है उसको लिख दीजिए 8 फैक्टोरियल, नीचे ऐसे, नीचे क्या करिए इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 8 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल को अलग से लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको ऊपर वाला फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 8 को ऐसे ओपन कर देंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना करते नहीं है लेकिन हम फिर भी समझाने के लिए, फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करते हुए बीच में उसको 1 तक पहुंचा देंगे आप, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इस 5 को ओपन करिए तो 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ये तो सेम हो जा रहा है, तो इसीलिए जब हम इसको ओपन करते हैं तो 8 7 6 तक ओपन करते हैं क्योंकि 5 फैक्टोरियल नहीं चला है, ये भी तो 5 फैक्टोरियल ही है,
तो उससे डायरेक्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए ओपन नहीं करते हम लोग, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए पूरा ओपन कर देंगे। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 into 2 into 1, 3 2 6 ये है, ठीक है। ये तो पूरा कट गया इससे, और 3 2 6 ये कट गया, तो 8 7 56। तो अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए कितने होंगे, तो आप तुरंत ऐसे करेंगे। अच्छा, इतना भी आपको करना नहीं है, हम आपको और इस फार्मूले को और थोड़ा सा स्लो करके, मतलब फास्ट करके समझा देते हैं। 8C3 लिखा है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 3 लिखा है, 3 बार इसको ओपन कर दीजिए। 3 बार ओपन करने का मतलब 8 7 6, 8 से ओपन करना है, तो 8 7 6, तो 3 बार ओपन हो गया, और जो नीचे लिखा बस उसी को फैक्टोरियल लगा के लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 6, तो 6 ये खत्म, 8 5 56, 8 7 56, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम अप्लाई करते हैं। 8C2 अगर लिखा रहता है, मतलब दो दो एलिमेंट लेकर आप बनाइए, जितने भी एलिमेंट है वो यहाँ लिख दीजिए, जितने एलिमेंट को लेना है उसको यहाँ लिख दीजिए। तो 8C2 का यूज करेंगे तो क्या करेंगे आप, तो दो लिखा है, 2 बार ओपन कर दीजिए, मतलब 8 7, बस 2 बार हो गया ना। नीचे यही फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 2 2 4 जा 8, 4 7 जा 28 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए 8C5 लिखा है, तो अब इसको 5 बार ओपन नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि 8 लोग हैं, अगर 8 लोग हैं, उसमें से आपको 5 को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए इसमें 5 को सिलेक्ट करना है, तो 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 3 को हटा भी तो रहे हैं वहां से आप। तो इसके तरीके आप क्या करेंगे, तो 8C3 लिख लीजिए, तो ये ऐसे 56 हो जाएगा आंसर आपका ना। तो ऐसे अब मान लीजिए कि इसके नंबर अगर फाइंड करने होंगे तो कितने करेंगे आप, तो 2 के पावर 8 बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए ये सब चीजें आ गई कहानी के अंदर। तो पहले चैप्टर में यही कुछ चीजें थी, ठीक है। और एक और चीज होती है पावर सबसेट, पावर सेट। तो अगर हम इसको, इसका पावर सेट लिखना हो, PA बोलते हैं इसको, पावर सेट ऑफ A, तो कुछ नहीं करना है, ये जो सबसेट आप निकाले हैं ना, इसी को कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देंगे, तो ये अब ये एलिमेंट हो गया ना, कर्ली ब्रैकेट के जब अंदर लिख देंगे आप, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे, एलिमेंट हो गए। लेकिन आप उसको क्या किए कि उसका सेट बना दिए, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो अब ये सेट हो गया, और ये अंदर के सभी सेट हैं, ठीक है। लेकिन अब एक तरह से एलिमेंट भी हो गए, तो सभी सबसेट का सेट पावर सेट कहलाता है, ठीक है। ये पावर सेट है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हुए, चलिए तो अब जो है चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पे बात करते हैं। हिंदी में इसको संबंध और फलन बोलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन, इसको हिंदी में कार्तीय गुणन बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये सेट दिए हुए हैं, तो A इंटू बी, ठीक है, ऐसे A इंटू लिखते हैं, उसी को क्रॉस बोल देते हैं हम लोग, तो A क्रॉस B, ठीक है। तो ये A क्रॉस B क्या होता है, तो आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है ना, तो इसमें एक ऐसे ले लीजिए 1 2 3, और यहाँ पे B में लिख लीजिए 2 3, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ठीक है। तो इसका मैपिंग करा देते हैं हम लोग, ठीक है। मैपिंग का मतलब ये एक जो है, ये 2 के साथ, फिर 3, ऐसे तीर लगा दीजिए बस, इसको मैप बोलते हैं हम लोग, इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो एक के साथ जो है हम लोग ऐसे करली ब्रैकेट बना दिए, तो एक 1 कॉमा 2 हो गया ऐसे, ठीक है। फिर कॉमा लगा दिए, फिर 1 कॉमा 3 हो गया ऐसे, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो पहला वाले एलिमेंट, पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट पहले वाले सेट का होगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट का होगा, ठीक है। तो अभी 1 2 1 3 हो गया, फिर ऐसे लिखेंगे 2 3, ठीक है, फिर 2 2 2 भी लिखना है ना, तो 2 2 2 3, तो 2 3, ठीक है, फिर 3 2 3 2 3 3 ऐसे, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर की तरह जो है, ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 कमा 2 ऐसे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लेते हैं ना, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है इसको ऑर्डर्ड पेयर, मतलब A क्रॉस B इक्वल टू, अगर हम बोल दें ऐसे A क्रॉस B इक्वल टू, अगर ऐसे हम C बोल दें, डेफिनेशन अगर हम बताना चाहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें जो ऐसे लिखेंगे, तो A यक्स इज सच दैट, तो यक्स बिलोंग्स टू A कॉमा B ऐसे, और A बिलोंग्स टू होगा A, और B बिलोंग्स टू होगा B,
मतलब पहला वाला एलिमेंट जो है इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। पहला वाला एलिमेंट ए से होगा, जो पहला वाला होगा, मतलब बी क्रॉस ए अगर कर दिए तो चेंज हो जाएगा सब, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन बताना चाह रहे हैं तो पहली बात हम ऐसे लिखते हैं ए आर बी, मतलब ए रिलेटेड है बी से, कैसे? तो कुछ रिलेशन बता देंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये दो लिखा है ना, तो हम लिख देंगे इसमें, इसको हम कुछ लिख देते हैं कि बी इक्वल टू ए प्लस वन, या इसको हम y लिख लें और इसको लिख दें x प्लस वन, मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 1 2। तो कुछ रिलेशन बनाना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? वो इतने रिलेशन हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से रिलेशन बनाया जा सकता है, ठीक है ना, बहुत तरीके हैं बनाने के। तो अलग अलग तरीकों से आप रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन वो रिलेशन जो आंसर आएगा आपका वो इसी के अंदर होगा, ए क्रॉस बी का ही होगा, ठीक है। रिलेशन का मतलब जैसे रिलेटेड होते हैं लोग, जैसे जैसे हम हो गए, हमारे पापा हो गए, जो भी है तो रिलेटेड है ना कि हमारे पापा है। तो इसी तरह रिलेशन जो है अलग अलग होता है। तो लेकिन वो रिलेशन जो भी होगा वो इसी के अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। मतलब अगर हम बोले कि कोई रिलेशन अगर आपको चाहिए तो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सीधा सीधा सा यही मतलब है, और आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी, मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन भी, वो भी क्या है? वो भी सबसेट ही, वो भी एक सेट ही है, लेकिन वो जो सेट है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। फिर ए क्रॉस बी आप समझा दीजिए कि कैसे होता है। ऐसे लिखते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वी रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर where the first element belongs to A first set and second element B belongs to B, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन होता है आपका। चलिए ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि इसको हटा दिए तो ये भी एक रिलेशन है, इसको हटा दिए तो ये भी एक रिलेशन है। ये अलग अलग बस हम 1,2 लिख ले रहे हैं वो भी रिलेशन है, 1,3 लिख रहे हैं वो भी एक रिलेशन है। तो इनको लिख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं वो भी एक रिलेशन है। जो इसमें होना चाहिए उसी को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए फंक्शंस क्या है? फंक्शंस के बारे में जो है थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो डिटेलिंग कर देते हैं। अच्छा, इसमें एलिमेंट अगर पूछे जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? तो जो इतने एलिमेंट इसमें है उतना एलिमेंट, जितने इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा? 3 2 6, 6 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो फंक्शंस क्या है? फंक्शन जैसे फंक्शन होता है वैसे ही फंक्शन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और फंक्शन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। रिलेशन स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा, उसी को हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। तो आप डेफिनेशन जब बताएंगे तो आप बताएंगे कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। और और यहां पे बताएंगे कि देखिए, जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए समझिए, फंक्शन की डेफिनेशन हम आपको समझाते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, ठीक है। इसमें हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, होना ही चाहिए। समझ में आया बात? इसमें जितने भी एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में आपके जो भी थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो पहले सेट में जो भी है मैपिंग जो हम कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक इमेज, ऐसा समझ लीजिए। तो ए का जैसा समझ लीजिए, फंक्शन में क्या है? इधर प्लेट रखे हुए हैं, इधर लोग हैं। तो ये क्या? अपने प्लेट में खाए, अपने प्लेट में खाए, अपने प्लेट में खाए, अपने प्लेट में खाए। पहली बात, सबको खाना मिलना चाहिए। खाना मिलना चाहिए का मतलब जितने भी लोग गए हैं यहाँ पे वो अपना सेटिस्फाइड होके आए वहां से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये 3 लोग जो है मिलके एक प्लेट में खा रहे हैं, खा तो रहे हैं ना, और सबका एक ही एलिमेंट है ये, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही होना चाहिए। बात ये भी खा लिया, प्लेट बच गया, कोई दिक्कत नहीं, बचता ही है प्लेट शादियों में। यहाँ पर आइए, इसमें क्या हुआ कि ये अपने में खा रहा था, बी अपने में खा रहा था, सी आ गया इसी में खाने, ठीक है, खा तो ठीक है, लेकिन वो दूसरे प्लेट में भी हाथ डाल दिया है, उस प्लेट में भी डाल के हाथ खा रहा है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 2 प्लेट में नहीं खा सकते हैं, एक ही प्लेट में जाइए तो खाइए, समझे बात?
तो पहली बात ये फंक्शन नहीं है, बाकी सब में ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हर एक एलिमेंट जो भी है उसका एक और यूनिक जो है इमेज होना चाहिए। एक का मतलब यूनिक ही तो बोलना है, ठीक है। और होना चाहिए, मस्ट बी अ यूनिक इमेज, ठीक है। इधर वाला खाली है उससे मतलब नहीं है। अच्छा एक बात और समझिए यहीं से, इधर वाला जो डब्बा है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इधर वाला जो डब्बा है उसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। और ये चार एलिमेंट आ गए ना, इसको जिसपे तीर लग गया उसको बोलते हैं रेंज। फिर से सुनिए, ये जो डब्बा है पहला वाला ऐसे लिखते हैं फंक्शन ए टू बी ऐसे, तो ये ए मान लीजिए, ये बी है, फंक्शन कहाँ है ए टू बी, फंक्शन इज सच दैट ए टू बी, ए से बी में फंक्शन हम देख रहे हैं। इधर वाले को इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं। तो अब ए का तीर, इसको जितने तीर लग गए, जिस पे लग गए तीर वो आपका रेंज हो गया, ठीक है। अच्छा ये इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। दूसरा वाला डब्बा है उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें कोडोमेन और जिसपे तीर लग गया उसको बोलते हैं रेंज। रेंज में इसमें चार एलिमेंट है, कोडोमेन में भी चार एलिमेंट है। इधर आइए, इसका कोडोमेन तो ये चारों है लेकिन रेंज नहीं है, क्योंकि तीर बस इसको लगा है, इसको लगा है, तो रेंज में आपके पास यही दोनों एलिमेंट आएंगे आंसर में। तो रेंज वो होता है जो पहला वाला एलिमेंट होता है, जैसे हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर देखें ऐसे ऐसे, तो पहला वाला एलिमेंट जो है वो डोमेन बताएगा, जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो रेंज बताएगा आपका। अब समझ गए फंक्शन क्या है। तो डेफिनेशन आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, ठीक है, मस्ट बी यूनिक इमेज, ठीक है। और ईच एलिमेंट हैव एन एलिमेंट, मतलब सॉरी, ईच एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा बोल लीजिए। मान लीजिए दो सेट अगर आप लेके एग्जांपल बनाना चाहते हैं तो ए रिलेटेड टू बी होना चाहिए, होना चाहिए एकदम, इसमें कोई भी खाली होना नहीं चाहिए। आप एग्जांपल बना के समझा दीजिए वहां पे, ठीक है। रिलेशन कैसे बताएंगे, तो रिलेशन आप बता दीजिए कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा दीजिए कैसे से होता है, ठीक है। अब डोमेन में हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन में उसमें कुछ हम क्वेश्चंस उठाएंगे, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो y इक्वल टू ऐसे लिखा रहता है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू मॉड में x माइनस वन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका डोमेन और रेंज जो है हम लोग फाइंड करेंगे। डोमेन का मतलब जो है फंक्शन जो है कब कब डिफाइंड हो सकता है x की किस किस वैल्यू के लिए, मतलब सीधे सीधे समझ जाइए कि y का जो वैल्यू आता है वो रेंज होता है हमारा, और जो x की वैल्यू आती है उसको डोमेन बोलते हैं। ग्राफ से भी हम आपको समझाएंगे अभी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, ठीक है। तो समझिए x की जो वैल्यू हो सकती है, मतलब ये जो फंक्शन बर्दाश्त कर सकता है वो क्या क्या हो सकती है। तो x की वैल्यू आपको क्या लिख सकता है, अच्छा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम। तो ग्राफ समझिए, तो अब देखिए ये जीरो कहाँ हो रहा है, आप देखिए मॉड एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग को समझाते हैं। तो मॉड एक्स का ग्राफ होता है, बस v बना दीजिए ऐसे, v से, ठीक है। आप वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप आंसर आता रहेगा, वन पुट करेंगे तो वन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ग्राफ आप जैसे जैसे पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स पे ग्राफ इधर बना देंगे, इधर बना देंगे, बना लेंगे, चलिए छोड़िए, आता है आपको। तो आप ये समझिए ऐसा ग्राफ बनता है ये। तो ग्राफ आप देखेंगे जब समझ में आएगा, इधर तो ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब थोड़ा सा ऐसे बढ़ रहा है लेकिन जाता रहेगा उधर। तो ग्राफ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये एक्स एक्सिस आपका, ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स में जितना जा रहा है उसको आप डोमेन बोल दीजिए। तो एक्स में इधर भी जाता जा रहा है, इधर भी जाता जा रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका डोमेन जो है आपका आर हो जाएगा। अब इसी का नहीं, किसी भी मॉड फंक्शन का अगर आप डोमेन देखेंगे तो वो आर ही होगा। अच्छा इसका ग्राफ ही हम एग्जैक्ट बना देते हैं। तो देखिए ग्राफ इसको बनाने का जीरो से शुरू हो रहा है, मतलब x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू जीरो। ये देखिए जीरो कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर जब जीरो कहाँ हो रहा है देखेंगे अगर, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो देख लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस वन, तो x इक्वल टू वन पे, यानी कि इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो यहाँ से शुरू होगा ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ इधर देख लीजिए जा ही रहा है, इधर जा ही रहा है ऊपर, इधर x एक्सिस में, तो x एक्सिस में जब देख लिए तो वही डोमेन है आपका। तो x बिलोंग्स टू r हो गया, सीधे सी बात है। मतलब x का आंसर आप कुछ भी लिख सकते, नहीं समझ में आ रहा है इतनी बात आपको। अरे x की जगह पे आप कुछ भी रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन ही होगा आपका। तो ग्राफ आप बना लीजिएगा, ठीक है। और उसका रेंज का मतलब y, मतलब y एक्सिस में कहां तक गया है, तो वो जीरो से उठा देना है। तो y जीरो बिलोंग्स टू जीरो कॉमा y बिलोंग्स टू जीरो कॉमा
इन्फिनिटिव, जीरो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स रूट में ले लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका हम पूछ दें कि चलिए बताइए डोमेन और रेंज क्या होगा। तो रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इतना आप समझ में आएगा, समझना चाहिए आपको। लिखेंगे आप रूट इज अ अंडर रूट, ठीक है, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी फंक्शन में। वैसे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी ला दीजिए, यहाँ पे बात नहीं करना है उसकी। तो चलिए, तो क्वांटिटी, तो जो ये अंदर वाला मटेरियल है हमारा फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके आप सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू ही डोमेन होती है, डोमेन आप पता ले जाएंगे। तो ये तो नर्सरी वाली बात हो गई ना, एक्स माइनस टू। फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप और भी 9th के छोटे क्लास की वीडियो देख सकते हैं। 3 टू 6 माइनस माइनस प्लस 3 टू 5 हो गया ना। यहां से आंसर आया x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, मतलब इन दोनों जगहों पे जो है ये 0 हो रहा है, बाकी तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, एस भी करना, माफ करिए। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे ये 0 हो रहा है और x इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, ये ठीक है। वेविक कर्व मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए आप, सीधे सीधे खींच लीजिए लाइन, खींच लिए लाइन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 को इस लाइन पे बना दीजिए। तो 2 कहीं यहाँ पे बना दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल जानते हैं आप, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। सॉलिड सर्कल का मतलब ये है कि हमको 2 और 3 भी चाहिए, और हॉलो बना देते हैं, मतलब उसको हमको नहीं लेना रहता है, एक्सक्लूड करना होता है, निकालना होता है। ठीक है, इधर से शुरू करते हैं हम लोग। इधर से आप प्लस माइनस प्लस लिखते जाते हैं, इधर शुरू में लिख दीजिए प्लस। और थोड़ा सा इसका तरीका होता है, हम समझा देते हैं। देखिए, ये जितने भी एक्स दिख रहे हैं, सबका कोफिशिएंट पहले तो 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट 1 है इन सबका। और उसके बाद यक्स और वाई, यक्स जो दिख रहा है वो उनके कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यक्स पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब इधर से प्लस लिख दिया आप। अब देखते हैं हम लोग कि 3 जो है किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से आया। इसकी पावर देख लेते हैं हम लोग। तो 3 यहां से आया, इसकी पावर कुछ नहीं लिखा, तो 1। 1 का मतलब ऑड है पावर ना, 1 3 5 ऑड, 2 से डिवाइड नहीं, उसको ऑड होता है। तो ऑड अगर है तो ये प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये साइन जो है प्लस माइनस हो जाएगा। इसका मतलब समझा है हम आपको, वो भी समझ लीजिए। देखिए, 3 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 2.5। तो 2.5 जब यहाँ पे लिखेंगे आप तो, और ये 3 तो बड़ा होता है 2.5 से, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो मतलब होता है। लेकिन आपको हम डायरेक्ट समझ, इधर प्लस माइनस, ये भी ऑड ही सब दिख रहा है यार, तो प्लस माइनस ऐसे लिखो बस। आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर मिलेगा, पॉजिटिव इधर मिलेगा, बीच में 2 और 3 के बीच में नेगेटिव मिलेगा आंसर। तो 2 और 3 के बीच में नहीं, इसी को भी कर्व मेथड बोलते हैं। समझ में आया बात, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते जाइए, प्लस माइनस प्लस। अगर ये सब ऑड फंक्शन में तो डायरेक्ट धनाधन लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। आगे चलिए, देखिए, हाँ, तो हो गया। तो हमको चाहिए यक्स बिलोंग्स टू कहां से, तो हमको इधर वाला चाहिए। तो इधर क्यों कौन है, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा ना, और इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो 0 से हमको चाहिए, या ऐसे कर लीजिए, आर लिख दीजिए यहाँ पे, आर का मतलब सब हो गया, और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। देखिए, सेट में अगर हमको बस किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को दिखाना है तो करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके बीच में रियल नंबर्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को दिखाने हैं, तो जैसे 2 और 3 के बीच में सभी नंबर्स ही नहीं चाहिए हमको, तो उसको 2 और 3 ऐसे लिख देंगे। क्योंकि हमको 2 और 3 चाहिए तो ये हटा देंगे। 2 और 3 ऐसे लिखा है का मतलब ये इंटरवल है, ये 2 और 3 के बीच में बस नहीं चाहिए, 2 और 3 चाहिए हमको, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉलिड सर्कल है। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से आप ले जाइए 2 तक, 2 चाहिए ही हमको, ये इधर ओपन, इन्फिनिटिव नहीं चाहिए कभी भी हमको। यूनियन, यूनियन को मतलब दोनों को मिला रहा है। अब इधर 3 से इंफिनिटी तक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम समझा रहे हैं आपको। हम्म, ये ओ, ये इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, और ये इधर ओपन लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। वाई बिलोंग, रेंज क्या होगा, तो रेंज बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेंज बताने के लिए कुछ करना नहीं है ज्यादा। जैसे ये हमारी वैल्यू आई है माइनस इन्फिनिटी से 2, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये वैल्यूज अगर आपको बतानी है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज फाइंड करने के लिए आप चेक कर लिए कि 2 से
इधर अगर निगेटिव ले जाएंगे तो क्या होगा इसके साथ, इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम वैल्यू तो पहले तो 0 हो सकती है, ठीक है? हम लोग देख रहे हैं 2 और 3 पे 0 हो रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, तो 0 से लिख देते हैं 0 इनफिनिटी। अब यहाँ पर अगर हम कोई बड़ी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए कि 25 ले लीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ये तो 25 5 जा मतलब इससे तो बहुत छोटा ही है ना, तो इसको हम लोग ऐड करते जाएंगे तो इधर इनफाइनाइट तक जाता जाएगा ये, तो ये इनफाइनाइट तक हो जाएगा सीधे-सीधे, आप मतलब समझ जाइए। इधर ये 0 से इन्फिनिटी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा-सा और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ा-सा और इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिए क्वेश्चन। y इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे, पहले तो ये जो अंदर वाला डब्बा लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आप क्या कर दीजिए यहाँ पे, आप जो है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब इसको घुमा देंगे अगर तो ऐसे हो जाएगा, मतलब हमको आंसर ऐसे चाहिए। तो यक्स इसको यक्स माइनस 5 और यक्स प्लस 5 हो गया यहाँ पे, सीधे सीधे समझ गए आप बात? फैक्टराइज करेंगे तो फिर यहाँ पर इक्वल लगा है तो यहाँ पे सॉलिड सर्कल बना लीजिए, तो एक जगह 5 एक माइनस 5, यही ना आएगा यहाँ से। इधर प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए क्या? 0 से छोटा चाहिए ना, आपको 0 से छोटा चाहिए आंसर। 0 छोटा कौन है, क्या है इसके बीच में? इसके बीच में, मतलब ऊपर नहीं बनाना चाहिए था, नीचे बनाना है ऐसे। -5 से 5 के बीच में जो है आपका रहना चाहिए, क्योंकि अगर 6 अगर मान लीजिए आ गया तो 6 इसका स्क्वायर माइनस में आने लग रहा है ना आंसर, तो माइनस में थोड़ा ना चाहिए आपको। तो यक्स बिलोंग्स टू जो है डोमेन इसका हो गया 5 से -5, ठीक है? और यहाँ पे क्लोज। y बिलोंग्स टू अगर निकालेंगे आप, तो क्योंकि हमारा जो डोमेन है वही फिक्स हो गया इतने इनके बीच में, तो इसके बीच में पहले तो इन पे और इन पे 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू जब x 0 हो जाएगा तो 25 यानी कि 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 से 5। समझे बात? अगर ये देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो मैक्सिमम जब जब ये एकदम 0 हो जाएगा तब ये मैक्सिमम होगा, तो 25 इसका ये हो जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए, तो और थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मान लीजिए ये ले लिए हम, तो इसमें तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, फंक्शन में आप कुछ भी लिखते रहिए, फंक्शन में आप कुछ भी लिखते रहिए, एक्स वाई कुछ भी, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसको फंक्शन में। तो इसका आंसर रेंज जो है वो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, वाई भी आर हो जाएगा, ठीक है? नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अरे यार देखो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका अगर आप रेंज देखेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू आर, आप कुछ भी पुट करिए, कुछ भी पुट करते रहिए। तो अगर y बिलोंग्स टू अगर आपको निकालना होगा तो कितना होगा, अगर वो देखना है आपको, तो उसके लिए हम थोड़ा-सा आपको कोशिश करते हैं समझाने की। इसको होल स्क्वायर बना दीजिए, अगर होल स्क्वायर बना देंगे तो कितना हो जाएगा ज़रा बताइए? तो होल स्क्वायर बनाने का तरीका होता है, ये x के आगे -5 लिखा है उसका हाफ कर दीजिए, 5/2 उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो 5 जो यहाँ पर माइनस था तो माइनस लगा दिए, प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी माइनस और प्लस 6, तो y इक्वल टू x माइनस 5/2 इसका स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 6, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 5/2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 6 4 प्लस लगा लीजिए, 6 4 जा 24 या माइनस 25 और प्लस 6 4 जा 24 हो गया ये। तो y इक्वल टू x माइनस 5/2 और यहाँ पे स्क्वायर, इस माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? तो माइनस 1/24। तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, जीरो यही हो रहा है, मतलब ये सॉरी जीरो, ये जीरो मिनिमम जीरो होगा, उससे तो ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा। तो अगर ये जीरो हो रहा है तो जीरो कब हो रहा है? ये 5/2 पे जीरो हो रहा है, ठीक है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -1/24 और इससे ऊपर ही लिखना है आपको नंबर्स, समझ में आया बात? अब ये कुछ भी वैल्यू होती जाएगी तो अब इससे बड़ा आंसर आएगा, तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आगे हम आपको समझा दिए, ठीक है? इसका रेंज कैसे निकालेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। आगे आगे इसमें टाइप्स और होते हैं, y इक्वल टू अगर हम लिख दें 1/, जैसे यही क्वेश्चन लिख दें -5x प्लस 6, ठीक है? तो इसका कैसे करेंगे? अब ये डिनोमिनेटर में चला गया तो अब दिक्कत कहाँ होगी यहाँ पे? बस डोमेन हम आपको पूछ रहे हैं यहाँ से क्या होगा डोमेन।
तो डोमेन यहां से दिक्कत आपको क्या होगा, बस यहां से दिक्कत ये है कि आप x इक्वल टू ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब हो रहा था, 3 पे हो रहा था और 2 पे हो रहा था, तो बस ये दोनों को हटा दो तो r माइनस 3,2 ऐसे, बस यही नहीं चाहिए, यही दोनों नहीं चाहिए तो 3,2 माइनस कर देंगे बस। बस यही दोनों नहीं चाहिए तो 3,2 यहाँ से हटा देंगे हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर बस हमको इसी से दिक्कत है, तो वही हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। अच्छा, और छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब क्या ही बताएं, इसका मतलब लाइन है ये, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू मतलब ऐसा कुछ लाइन होगा, इसका होगा ऐसा। ठीक है, हो गया ये। तो अब बताइए, उधर जा रहा है इधर जा रहा है हमेशा, तो x बिलोंग्स टू r हो गया और y बिलोंग्स टू r ही हो जाएगा। y का वैल्यू ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इधर भी दोनों साइड जा रहा है। तो ये कुछ फंक्शंस के डोमेन और रेंज हम आपको समझाए। ठीक है, चलिए तो ये अगला चैप्टर अब हम लोग देखते हैं। अगला चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस, मतलब यही टॉपिक्स है, कुछ है नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को समझाने से पहले जो है थोड़ा सा हमको ये समझाना पड़ेगा, ये करना होता है, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसका बेसिक समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, हम पूछे कि चलिए बताइए इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे। तो आप कहेंगे कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को उधर ले जाइए तो -1, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट में -1 हो जाएगा। अब ये जो रूट में -1 वाली चीज है, इसी को हम लोग नया शब्द लिखते हैं हम लोग आयोटा, इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा पढ़ते हैं हम लोग, IOTA, आयोटा। ठीक है, आई से लिखते हैं आयोटा, तो एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब थोड़ा सा इस आयोटा को और हम डिटेल में जाते हैं। तो आयोटा इक्वल टू है क्या, रूट में -1, रूट में -1। कोई पूछे आयोटा क्या है, तो रूट में -1। अब इसकी खोपड़ी जो है 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो आयोटा स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे रूट में है तो -1 हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, इतना समझ जाइए। अब अगर आयोटा क्यूब पूछा जाए, आयोटा क्यूब मतलब 2 में से 1 बढ़ा दिए ना, मतलब 2 से 1 बढ़ा दिए, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर जो है ये तो -1 होता है, तो -1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 तो है ही, दिख ही रहा है, होगा ही कहीं, तो माइनस आयोटा। आयोटा के पावर अगर 4 कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो आयोटा के पावर 4 जो है अगर करना है तो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर कर लीजिए, अरे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, तो यानी कि -1 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 के पावर कुछ भी कर लीजिए 1 ही होता है, माइनस अगर रहेगा तो पावर इवन हो गया, तो इसका मतलब आयोटा के पावर 4 जो है ये 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, याद रखिए। आयोटा आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर करेंगे, आयोटा जो है रूट में -1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चलो बताओ आयोटा का पावर 1000 क्या होगा, तो तुम पहले तो देखो कि ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि 4 2 जा 8, अरे लास्ट में 2 जीरो है तो 4 से वो कटना ही कटना है, लास्ट के 2 नंबर देख लीजिए, 4 से कटता है तो कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 1 आंसर आ गया इसका। आयोटा के पावर अगर मान लीजिए आपसे 10 पूछा जा रहा है, तो अगर 8 रहता तब, तो यानी कि 8 और 2 10 हो गया, तो 8 और 2 खत्म होता, आयोटा ये खत्म कर दे, हटा दीजिए उसको। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे आप देख के। ठीक है, आंसर हो गया। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अगर कोई पूछे तब क्या करेंगे, तो आपको होल स्क्वायर समझाएगा। देखिए आपको होल स्क्वायर नहीं आता तो 9th के चैप्टर्स में आप जाकर देख सकते हैं। तो आयोटा 1 का स्क्वायर और दूसरा वाला फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा हो गया। तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखिए आप -1। अब सोचिए, ये -1 इससे तो कट गया, ये तो 2 आयोटा आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, 2 आयोटा आ गया। ठीक है, समझ में आया? अगर कोई पूछे कि चलो इसका स्क्वायर रूट बता दो तुम, 2 आयोटा का स्क्वायर रूट बता दो, तो तुम क्या करोगे, स्क्वायर रूट अगर बताना है तो इसमें तुम अपने मन से 1 प्लस आयोटा स्क्वायर जोड़ सकते हो। ठीक है, अब ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 प्लस आयोटा आ गया। अब देखिए 2 आयोटा का स्क्वायर रूट 1 प्लस आयोटा हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सभी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर, सबको जोड़ देंगे, अगर जोड़ के मिला के अगर लिख देते हैं आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको दिखाने के लिए हम लोग कैपिटल जेड का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल जेड बोल लीजिए। इसको लिखते हैं लोग a प्लस आयोटा बी, या
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बी। तो इस सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई, इसमें ए जो है ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट, और ये जो बी है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं उसको, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। जो आयोटा के साथ लिखा है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो ऐसे लिखा है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। इसको पहले से ही देखते आ रहे हैं हम 10th से ही, लेकिन उसमें 10th में बताया, मतलब उसको हटा दिया जाता है किनारे से कि चलो तुम किनारे चलो, किनारे चलो। तो ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन तुमसे आप पूछे कि रियल पार्ट ऑफ जेड बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसमें ए बता देंगे आंसर। मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा लिखा है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो ये 2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड तो ये 3 बता देंगे, माइनस है तो -3 बता देंगे। समझ में आया बात, ठीक है। तो यही करना है। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब इसी जेड की खोपड़ी पे ऐसे बार लगा दीजिए, जेड की खोपड़ी पे बार लगा दीजिए, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? जो आयोटा के साथ जो लिखा रहता है उसी को प्लस में लिखा तो माइनस में लीजिए, माइनस में लिखा तो प्लस। जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है तो ए माइनस आयोटा बी। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं कि चलिए बताइए 3 आयोटा प्लस 2, इसका जेड बार बताइए, तो आप क्या करेंगे इस समय? तो आप आयोटा देखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे, आप आयोटा वाले के जो आगे लिखा है वो देखिए, तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। समझे बात? समझे कि नहीं जी? और दूसरी बात, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? आप सीधे सीधे समझिए मॉडुलस। अगर a प्लस आयोटा भी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ये a प्लस आयोटा भी इसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा समझिए कि r इक्वल टू a प्लस आयोटा भी ऐसे लिखा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट जो है उसी को हम लोग a कॉमा b लिखते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे। तो अगर हम इसका मॉडुलस पूछ रहे हैं, मतलब इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, तो लेंथ पूछ रहे हैं तो कैसे बताएंगे आप? तो लेंथ बताने के लिए आप क्या करेंगे? इस पे परपेंडिकुलर खींच दीजिए। तो ये क्या है? तो ये आप कहेंगे कि x है, ये y है, तो ये क्या है? तो ये मतलब ये y में तो ही है, तो इसमें पहला वाला x दूसरा वाला y होता है, तो y कितना है? b, और यहाँ पे a, ठीक है। तो वही बात है, मतलब इसका भी अगर आपको r ऐसे z का मॉड अगर पूछा जाएगा, या बस r लिखते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? रूट लगाइए, पहला वाला उठाइए, स्क्वायर ऐसे चिपका दीजिए। तो अगर आपको इसका पूछे तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो जो भी लिखा है एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है अगर, तो क्या कर देंगे आप? उसी में उसका स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? तो आयोटा के आगे जो प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, जो भी है उसको बस चेंज कर देना है साइन को। तो अब अगर हम एक क्वेश्चन ले लें 3 प्लस 4 आयोटा, तो आप कहेंगे कि सर हम जानते थे आप यही पूछेंगे। तो मॉडुलस ऑफ जेड करेंगे अगर, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस इसी को कर देना, माइनस प्लस कुछ भी लिखा रहा है, ये 25 हो जाएगा, और ये 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ये हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है और वो होता है इसका इनवर्स निकालने के लिए। क्वेश्चन जो है बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है आपके बुक में, बहुत कुछ आपको फाइंड नहीं करना है उसमें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसी को देखना रहता है। तो हम आपको बताते रहे उतना ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनसीईआरटी में बहुत कुछ बचा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा ये नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही चलता है। अभी तो मतलब ये क्वेश्चन सीरीज ही है। जेड इक्वल टू लिखा है 2 प्लस 3 आयोटा, हम पूछ दें चलिए जेड इनवर्स बताइए। जेड इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन जेड, ठीक है। तो जेड अगर ऐसे लिखा है तो जेड क्या होता है? ए प्लस आयोटा भी ही तो होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, मान लीजिए कि हम इसको लिख देते हैं 1 प्लस ए प्लस आयोटा भी, ऐसे लिख दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा इसको, तो रेशनलाइज का तरीका हम जो है 9th में बहुत बढ़िया समझाए हुए हैं, आप उसको यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या ज्यादा होगा। मैं थोड़ा सा तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है, जो यहाँ पे लिखा है ना प्लस में, उसी को यहाँ पे लिख दीजिए माइनस में, ठीक है, ए माइनस आयोटा बी। प्लस में लिखा तो माइनस, माइनस लिखा तो प्लस, और ये क्या करते हैं? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे जेड इनवर्स इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, और नीचे ए स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर हो जा रहा है, तो आयोटा इक्वल टू होता है रूट में -1, तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1। तो यानी कि माइनस तो पहले स्क्वायर करने के बाद भी -1 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस और बी स्क्वायर। अच्छा, ये तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे हैं कि मॉड जेड जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें रूट भी नहीं लगा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया ए माइनस आयोटा बी, और नीचे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ये जो है
मिनट, ये जो है ये तो कॉन्जुगेट है, ये हो गया कॉन्जुगेट, और नीचे संयुग्मी बोलते हैं हिंदी में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो है मॉड जेड का, ये तो स्क्वायर हो गया। तो अगर आपको जेड इनवर्स कभी फाइंड करना हो तो जेड बार और नीचे मॉड जेड का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात? तो जैसे ये क्वेश्चन है 2 + 3 आयोटा, इसका जेड इनवर्स अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट हम समझाते हैं। देखिए फार्मूला वहां पे लिख दीजिए और डायरेक्ट लगा के सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस लिखा है तो यही माइनस कर देंगे, और नीचे क्या करना है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आंसर हो गया। तो -3 आयोटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 4 13, तो 13 नीचे 13, आंसर हो गया। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा? अरे समझ में कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा समझ में? समझा रहे हैं यार, देखो यार, समझा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अब तो इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग देख चुके हैं। फिर से देखिए, तो जेड प्लस 3 + 2 आयोटा मान लीजिए, ऐसे यही तो क्वेश्चन था। चलो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जेड इनवर्स अगर आपसे पूछे कोई तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका कंजुगेट लिखना है, नीचे मॉड जेड का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन चलिए बस हम उसका चलिए -3 प्लस, तो हम बताए थे कॉन्जुगेट लिखना होगा, तो आयोटा के आगे जो लिखा है उसी को माइनस लिखा तो प्लस लिख दीजिए, तो +2 आयोटा हो गया। नीचे क्या करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और माइनस में भी लिखा है स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही ना हो जाएगा। -3 तो 9 और 4 13, तो 13 और +2/13 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बात? चलिए, तो ये हो गया आपका। मान लीजिए कि और क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ऐसे लिखना था, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही है कुछ। ठीक है, अगर कुछ प्रॉपर्टी है कहीं लगानी पड़े तो लगा सकते हैं। Z1 इंटू Z2 ऐसे लिखा है मॉड, ये मॉड आप अलग अलग कर सकते हैं, इसका मॉड अलग, उसका मॉड अलग। Z1 और अपान, अपान में भी लिखा है Z2, ऐसे मॉड लगा है तो मॉड आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर का मॉड अलग, नीचे का मॉड अलग। ठीक है, ऐसे ये बस इसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बीच में Z1 लिखा है प्लस माइनस इंटू डिवीजन सब लगा हुआ है Z2 के साथ, पूरा बार लगा है तो सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे ये अप्लाई होगा, और बार जो है सब पे, मतलब जो कॉन्जुगेट है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे Z1 प्लस Z2 ऐसे लगा है पूरा, तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं आप। समझ में आया? अच्छा, किसी का बार का फिर से बार आप अगर कर रहे हैं तो उल्टा, फिर उल्टा वही वाला बात है, तो सीधा हो जाएगा। तो ठीक है, अब ये ध्यान रखिए।